हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के लास्ट वीडियोस में हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की शुरुआत की थी और मैंने आपसे कहा था कि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में फेलियर एनालिसिस करते हैं। मतलब कोई भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट या मशीन कंपोनेंट किस तरह से फेल होता है, उसके फेलियर मोड्स कौन कौन से होते हैं, हमने उसको डिस्कस करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। और मैंने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल की बात की थी। उसके बाद फिर आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व माइल्ड स्टील के लिए क्या होता है उसको डिस्कस किया था और डिफरेंट मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किस तरह से बनाया जाता है उसकी बात की थी, उनके बीच में कंपेयर किया था। आज हम सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करता हूं और सबसे पहले स्ट्रेस की बात करता हूं। और सबसे पहले हम स्ट्रेस में ये देखते हैं कि बेस्ड ऑन देयर एक्शन स्ट्रेस को हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो शुरुआत करता हूं। देखिए, स्ट्रेस मैंने कहा बेस्ड अपॉन देयर एक्शन ऑन एनी गिवन क्रॉस सेक्शन स्ट्रेसेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। तो उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक को बोलता हूं नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरे को बोलता हूं शियर स्ट्रेस। क्लियर? अब ये जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं ये कैसे जनरेट होती हैं उसकी बात करते हैं। तो देखिए, मैंने आपसे कहा कि या तो मैं डायरेक्ट फोर्स लगा दूं। डायरेक्ट फोर्स लगाने का मतलब है कि डायरेक्ट एक्शियल फोर्स लगा दें, मतलब टेंसाइल फोर्स लगा दें, या कंप्रेसिव फोर्स लगा दें, तो नॉर्मल स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएंगी। या हम बेंड करें किसी मेंबर को, बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करें, तो भी नॉर्मल स्ट्रेस इंड्यूस होती हैं। देखिए कैसे होती है वो आपको बताता हूँ। मैंने कहा कि नॉर्मल स्ट्रेस को भी मैं दो पार्ट में क्लासीफाई किया, एक डायरेक्ट स्ट्रेस और दूसरा बेंडिंग स्ट्रेस। तो देखिए, डायरेक्ट स्ट्रेस कब इंड्यूस होंगी? दे एक्ट ड्यू टू एक्शियल फोर्स। ये कब इंड्यूस होती हैं? जब आप एक्शियल फोर्स या डायरेक्ट फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ये टेंसाइल हो सकती हैं या कंप्रेसिव हो सकती हैं। ठीक है, मतलब आप उसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लगा सकते हैं या कंप्रेसिव फोर्स लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि दे कैन बी टेंसाइल और कंप्रेसिव इन नेचर। मतलब जो नॉर्मल स्ट्रेसेस होती हैं वो टेंसाइल या कंप्रेसिव होंगी, किसके कारण? डायरेक्ट फोर्स के कारण। ठीक है, और इनका स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है वो किस तरह का होता है वो देखिए। दे आर यूनिफॉर्म अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। कि जो नॉर्मल स्ट्रेसेस होती हैं वो अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होंगी डायरेक्ट फोर्स के कारण। मतलब किसी बॉडी के ऊपर अगर डायरेक्टली टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स लगा है तो अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन जो स्ट्रेसेस होंगी वो यूनिफॉर्म होंगी। क्लियर? अब बेंडिंग के कारण भी नॉर्मल स्ट्रेस इंड्यूस होती हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कहा दे एक्ट ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, कि बेंडिंग एक्शन के कारण भी नॉर्मल स्ट्रेस इंड्यूस होती हैं, पहली चीज़। और वो किस तरह से वेरी करती हैं? दे वेरी लीनियरली अक्रॉस क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये लीनियरली वेरी करती हैं, मतलब न्यूट्रल एक्सेस पे जीरो होती हैं और आउटर फाइबर पे मैक्सिमम होती हैं। क्लियर? एक चीज़ और, दे कैन बी टेंसाइल और कंप्रेसिव इन नेचर। मैंने कहा कि जो बेंडिंग के कारण नॉर्मल स्ट्रेसेस होंगी वो या तो टेंसाइल होंगी या कंप्रेसिव होंगी। क्लियर? अब स्ट्रेस को हम दूसरी तरह से क्लासीफाई जो किया था, मैंने उसमें बोला था आपको कि उसे हम शियर स्ट्रेस बोलते हैं। तो अब शियर स्ट्रेस भी हम डायरेक्टली शियर फोर्स लगा सकते हैं या टॉर्शन के कारण भी शियर स्ट्रेसेस इंड्यूस होती हैं। तो देखिए, जब आप डायरेक्ट शियर फोर्स लगाओगे, मतलब किसी बॉडी पे अलोंग द सरफेस अगर फोर्स एक्ट करता है, तो मैंने कहा कि उस समय शियर स्ट्रेस इंड्यूस होंगी और उसे हम डायरेक्ट शियर फोर्स बोलते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कहा कि अगर डायरेक्ट शियर फोर्स अप्लाई किया है तो फिर दे एक्ट ड्यू टू शियर फोर्स। ये शियर फोर्स एक्ट करने के कारण इंड्यूस होंगी, उसे हम डायरेक्ट शियर बोलेंगे। क्लियर? और दे आर पैराबोलिक अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, कि अगर एक कोई बॉडी है और उसके ऊपर आपने कोई पॉइंट लोड अप्लाई किया तो फिर उस क्रॉस सेक्शन पे शियर स्ट्रेस इंड्यूस होंगी ड्यू टू दिस पॉइंट लोड। ठीक है, और उस क्रॉस सेक्शन पे जो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा पैराबोलिक शेप का। मतलब आउटर फाइबर्स पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो होगी और सेंटर पे, मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होगी। क्लियर? अब शियर स्ट्रेस एक तरह से और इंड्यूस होती है। मैंने अभी आपसे कहा कि टॉर्शन में इंड्यूस होती है। तो देखिए कि अगर टॉर्क लग रहा हो किसी बॉडी के ऊपर, किसी शाफ्ट के ऊपर, तो फिर शियर स्ट्रेस इंड्यूस होती हैं। कैसे होती हैं वो देखिए, दे एक्ट ड्यू टू टॉर्क।
कि अब जो shear stress इंड्यूस होंगी वो किसी शाफ्ट के ऊपर अगर आप टॉर्क लग रहा हो तो इंड्यूस होती हैं। और उनका वेरिएशन किस तरह का होता है? दे वेरी लीनियरली अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन एंड जीरो एट द पोलर एक्सेस, कि जो पोलर एक्सेस है वहाँ पे जीरो होती हैं और आउटर फाइबर्स पे मैक्सिमम होती हैं। क्लियर? तो मैंने shear स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन टॉर्शन के कारण क्या होगा, shear स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट shear स्ट्रेस के कारण या डायरेक्ट shear फोर्स के कारण क्या होगा, इसकी बात की। अब हम कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री shear स्ट्रेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको उसकी डेफिनेशन बताता हूँ। तो देखिए, व्हेनेवर ए shear स्ट्रेस टाउ इज applied on a parallel surface of a body, then to keep the body is in equilibrium, a shear stress tau is induced on remaining surface of a body। ठीक, अब देखिए इसका क्या मतलब है कि अगर एक 3 डायमेंशनल बॉडी के ऊपर आप एक shear फोर्स अप्लाई करते हैं या एक shear stress tau 1 अप्लाई करते हैं तो फिर क्या होगा उसकी बात करता हूँ। तो फिर जब आपने ये एक 3 डायमेंशनल बॉडी को कंसीडर किया और इसके सरफेस FCBE इस पे एक shear स्ट्रेस टाउ 1 अप्लाई किया तो फिर इसके परपेंडिकुलर सरफेस पे एक कॉम्प्लीमेंट्री shear स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएगी या एक shear स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएगी, उसे आप कॉम्प्लीमेंट्री shear स्ट्रेस बोल दोगे। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि दिस रजिस्टिंग shear स्ट्रेस टाउ इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री shear स्ट्रेस। क्लियर? अब ये shear स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी और क्यों इंड्यूस होती है उसकी बात करते हैं। देखिए मैंने कहा मैंने यहाँ पे एक shear स्ट्रेस अप्लाई की किस सरफेस पे, FCBE पे टाउ 1, तो इसके अपोजिट प्लेन पे मतलब इस प्लेन पे एक shear स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, और वो सेम मैग्नीट्यूड की होगी, मतलब टाउ 1 वहाँ लग रहा है तो टाउ 1 यहाँ इंड्यूस हो जाएगा। क्लियर? अब ये जो टाउ 1 है ये टाउ 1 इंटू shear एरिया FCBE, ये जो shear एरिया है ये इसके कारण एक फोर्स जनरेट हुआ जिसे आपने बोला F1। ठीक है, और सेम F1 फोर्स यहाँ भी इंड्यूस हो जाएगा इस वाले प्लेन पे और ये दोनों फोर्स मिलके एक कपल फॉर्म करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है और मुझे पता है कि दो इक्वल और अपोजिट फोर्स किसी डिस्टेंस पे एक्ट करते हैं तो एक कपल फॉर्म करते हैं। क्लियर? अब मैंने कहा फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं इन पे shear स्ट्रेस इंड्यूस होगी। ठीक है, और वो shear स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी उसकी बात करते हैं। तो मैंने कहा इस टाउ 1 के कारण ये जो प्लेन है परपेंडिकुलर प्लेन, इस पे जो shear स्ट्रेस इंड्यूस हुई इसको बोल दिया मैंने टाउ 2, और इस टाउ 2 के कारण जो फोर्स हुआ मतलब ये टाउ 2 जिस प्लेन पे लग रहा है वो प्लेन के एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब shear एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको एक फोर्स मिल जाएगा। वो F2 फोर्स कितना होगा, टाउ 2 इंटू BCDA, ये shear एरिया है। तो फिर आपको जो F2 फोर्स मिला जब इस प्लेन पे इंड्यूस होगा तो इस प्लेन पे भी इंड्यूस हो जाएगा वो। ठीक है, अब ये दो जो इक्वल और अपोजिट F2 फोर्स इंड्यूस हुए ये दोनों मिलके भी एक कपल फॉर्म करेंगे। ठीक, और ये दोनों जो कपल हैं फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम दीज टू कपल मस्ट बी इक्वल। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट्री shear स्ट्रेस आर ऑलवेज इक्वल विच कैन बी प्रूव्ड बाय मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। मैं इसको प्रूव करके बताता हूँ कि ये टाउ 1 इज इक्वल टू टाउ 2 होगा। क्यों होगा, कैसे होगा वो देखिए। मैंने कहा जो ऊपर वाली सरफेस FCBE इस पे जो फोर्स लग रहा है वो है F1, ये F1 फोर्स, और वो कितना है टाउ 1 इंटू उसका एरिया B इंटू ये B इंटू ये डिस्टेंस L। ठीक है, और इस फोर्स के कारण जो मोमेंट इंड्यूस हुआ या कपल फॉर्म हुआ उसकी वैल्यू है F1 इंटू ये डिस्टेंस D। तो ये मोमेंट हो गया, मोमेंट M1 ड्यू टू F1 फोर्स। क्लियर? अब ये जो F2 फोर्स है ये भी एक कपल देगा। तो देखिए मैंने पहले सबसे पहले F2 फोर्स लिखा और F2 फोर्स कितना है टाउ 2 इंटू इस सरफेस का एरिया BCDA। क्लियर? ये लिख दिया मैंने BCDA।
अब ये F2 फोर्स जो मोमेंट देगा वो कितना देगा, m2, और m2 की वैल्यू हो जाएगी τ2 इंटू BD इंटू L। क्लियर। अब मैंने कहा फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम m1 इज इक्वल टू m2, मैंने इक्वेट कर दिया, ये वैल्यू आ गई। यहाँ से BD और L को कैंसिल कर दीजिए तो आपको मिल गया τ1 इज इक्वल टू τ2। मतलब इन कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस क्या होती है वो मुझे समझ में आया। मैंने कहा कि अगर आप किसी एक प्लेन पे एक शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन पे सेम क्वांटिटी की कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस इंड्यूस हो जाती है, और इसी कंसेप्ट को कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस बोलते हैं। अब हम 3 डायमेंशनल स्ट्रेस एलिमेंट की बात करते हैं। 3 डायमेंशनल स्ट्रेस एलिमेंट को मैंने यहाँ पे शो किया। ये एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट में 3 डायरेक्शंस हैं और 6 फेसेस हैं। देखिए मैंने ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन बनाई, ये y की पॉजिटिव डायरेक्शन और ये z की पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, इसके अपोजिट x की नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी, इधर y की नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी, और इस डायरेक्शन में z की नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पे मैंने 6 फेसेस को शो किया। तो देखिए जो ABCD ये वाली फेस है, इसको मैंने बोल दिया x फेस, मतलब ये x डायरेक्शन में है तो ये x फेस है, और इसके अपोजिट ये भी x फेस है। क्लियर। उसी तरह से FCBE ये वाली जो फेस है, टॉप फेस, इसको मैंने बोल दिया y फेस, और ये वाली जो बॉटम है इसको भी y फेस बोल दिया। क्लियर। उसी तरह से जो EBAG ये फेस है जो आपको सामने से दिख रही है, ये Z फेस है, और इसके अपोजिट FCDO जो फेस है वो भी Z फेस है। क्लियर। मतलब एक 3 डायमेंशनल एलिमेंट में 6 फेसेस होती हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेस कंपोनेंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि सिंस स्ट्रेस इज अ सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी, देयरफॉर 2 सबस्क्रिप्ट्स आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन स्ट्रेस। अब उनको डिफाइन कैसे करते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया और सिग्मा xx लिखा। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है और ये सेकंड सबस्क्रिप्ट है, ये किसको डिफाइन कर रहा है, तो देखिए सेकंड जो सबस्क्रिप्ट है ये स्ट्रेस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है ये प्लेन नॉर्मल टू स्ट्रेस डायरेक्शन मतलब फेस को रिप्रेजेंट करता है। देखिए मैंने एक तरह से और लिखा है यहाँ पे कि सबस्क्रिप्ट 1 आइडेंटिफाइज द फेस ऑन विच स्ट्रेस एक्ट। क्लियर। मतलब जिस प्लेन में स्ट्रेस एक्ट करती है उस फेस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और सबस्क्रिप्ट 2 ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सबस्क्रिप्ट 2 आइडेंटिफाइज द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस ऑन दैट फेस, मतलब उस फेस में उस स्ट्रेस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। देखिए मैंने टाउ xy लिखा, ये टाउ xy, ये देखिए ये टाउ xy। अब ये टाउ xy कहाँ लग रही है, देखिए यहाँ से अपन इस कंपोनेंट से बोलूँ तो क्या कर किस फेस पे लग रही है, ये x फेस पे लग रही है, और ये y डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है। तो ये किस प्लेन पे है, x प्लेन पे है और y डायरेक्शन में। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि shear stress is acting on the x face of the element and in the y direction। क्लियर। चलिए एक एग्जांपल से और बताता हूँ। टाउ zx जो है वो ये है। क्लियर। अब ये टाउ zx स्ट्रेस जो है वो कहाँ लग रही है, तो देखिए ये इस प्लेन पे लग रही है, किस प्लेन पे, EBAG मतलब z प्लेन पे लग रही है, और किस डायरेक्शन में है वो, x डायरेक्शन में। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि shear stress is acting on the z face of the element and in the x डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन में। क्लियर। तो आपको अब समझ में आया कि हम जो स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करते हैं। क्लियर। मैंने कहा कि स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए आपको 2 सबस्क्रिप्ट चाहिए, और फर्स्ट सबस्क्रिप्ट जो है वो फेस को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड सबस्क्रिप्ट जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रेस की डायरेक्शन उस फेस में कौन सी है उसको बताता है। क्लियर। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस
3 डायमेंशनल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं पूरी तरह से, तो यहाँ पे 9 कंपोनेंट लगेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि 9 स्ट्रेस कंपोनेंट रिक्वायर्ड। मैंने कहा कि इन ए 3D स्ट्रेस एलिमेंट देयर आर 9 स्ट्रेस कंपोनेंट, कि 9 स्ट्रेस कंपोनेंट होते हैं और उन 9 स्ट्रेस कंपोनेंट में से 3 नॉर्मल होते हैं और 6 टेंजेंशियल होते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि नॉर्मल कंपोनेंट 3 हैं और टेंजेंशियल कंपोनेंट ये 6 हैं। क्लियर? कैसे? जैसे इस फेस की अगर बात करूँ तो इस फेस पे एक नॉर्मल कंपोनेंट हो गया, इस फेस के नॉर्मल इधर लगेगा, और इसी फेस में 2 टेंजेंशियल हो जाएंगे, एक वाई डायरेक्शन में हो जाएगा और एक जेड डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह से अगर इस फेस की बात करूं तो इस फेस में क्या होगा कि एक वाई डायरेक्शन में, मतलब इस फेस के नॉर्मल लग गया, और एक शियर स्ट्रेस लग गई इस डायरेक्शन में और एक शियर स्ट्रेस इस डायरेक्शन में। समझ में आया? मतलब किसी भी फेस में जो स्ट्रेस होती हैं वो 2 टेंजेंशियल और एक नॉर्मल होती है। क्लियर? अब अगर दूसरा फेस होगा, मान लीजिए ये वाला फेस है, तो फिर वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मतलब उस डायरेक्शन में जो टाउ XX है वो फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो फिर उसको हम अलग साइन ले लेंगे। क्लियर? ध्यान रखिएगा कि हमेशा नॉर्मल स्ट्रेस जब कंसीडर करते हैं तो टेंसाइल में पॉजिटिव और कंप्रेशन में नेगेटिव लेते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, और अगर इस स्ट्रेस को मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में शो करना है तो फिर इस तरह से शो करते हैं। ये 3/3 का मैट्रिक्स बनता है, जो नॉर्मल स्ट्रेसेस आती हैं वो डायगोनल आती हैं और शियर स्ट्रेस को हम इस तरह से लिख देते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स रो एंड कॉलम कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड विदाउट एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। मतलब ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू इसके बराबर है और ये वैल्यू इसके बराबर है शियर स्ट्रेस। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि टाउ XY इज इक्वल टू टाउ YX, टाउ ZX इज इक्वल टू टाउ XZ और टाउ YZ इज इक्वल टू टाउ ZY। क्लियर? तो फिर मैट्रिक्स में ये ध्यान रखिएगा कि ये आपस में बराबर हो जाती है, तो हम इस तरह से मैट्रिक्स में वैल्यूज़ को पुट करके और जो स्ट्रेसेस कैलकुलेट करना होती हैं वो स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेते हैं। अब अगर 3 डायमेंशन लोडिंग है तो 9 स्ट्रेस कंपोनेंट है। अगर 2 डायमेंशन लोडिंग होगी तो क्या होगा? मैंने कहा इन 2D लोडिंग ए 2D स्ट्रेस एलिमेंट विल हैव 4 स्ट्रेस कंपोनेंट। मतलब 2D लोडिंग में 4 स्ट्रेस कंपोनेंट होंगे, तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो 2/2 का बनेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि स्ट्रेस इज इक्वल टू, यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे वो सिग्मा XX सिग्मा YY और टाउ XY और टाउ YX होंगे। ठीक है? और उसको मैट्रिक्स में हम कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे, और इस मैट्रिक्स से जो भी आपको स्ट्रेस कैलकुलेट करना है वो इससे कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर? अब स्ट्रेस के बाद अब स्ट्रेन को भी डिफाइन करते हैं। मैंने कहा जिस तरह से मैंने स्ट्रेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक को बोला था नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरे का बोला था शियर स्ट्रेस, उसी तरह से हम स्ट्रेन के बारे में बोलते हैं। एक को बोलता हूँ लीनियर स्ट्रेन और दूसरे को बोलता हूँ शियर स्ट्रेन, या इसको एंगुलर स्ट्रेन भी बोला जाता है। ठीक है? तो चलिए शियर स्ट्रेन जो है वो किसके कारण आती है? तो मैंने यहाँ पे कहा कि दे आर नॉर्मल इन नेचर, मतलब स्ट्रेन आती है वो नॉर्मल फोर्स के कारण आती है, मतलब टेंजेंशियल और कंप्रेसिव फोर्स के कारण आती है। क्लियर? दे आर टेकन पॉजिटिव फॉर इलोंगेशन एंड नेगेटिव फॉर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है? कि इलोंगेशन अगर होगा तो पॉजिटिव बोल देंगे और अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो नेगेटिव बोल देंगे। क्लियर? और दे चेंज साइज ऑफ द बॉडी, कि ये किसी भी बॉडी का या स्पेसिमेन के साइज को चेंज करता है। अगर आपने टेंसाइल फोर्स लगाया तो इलोंगेट कर देगा, कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे तो कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। ठीक है? चलिए अब शियर स्ट्रेन की बात और करते हैं। ठीक है? तो शियर स्ट्रेन में क्या होगा? शियर स्ट्रेन किसके कारण होगी? शियर फोर्स के कारण होगी। जब शियर फोर्स आप अप्लाई करोगे तो शियर स्ट्रेस इंड्यूस होंगी और उनके कारण शियर स्ट्रेन मिलेगी। तो चलिए मैंने यहाँ पे लिखा दे आर टेंजेंशियल इन डायरेक्शन, कि शियर स्ट्रेस टेंजेंशियल लगती है तो उसके कारण जो शियर स्ट्रेन होगी वो कुछ एंगुलर फॉर्म में होगी। ठीक है? यहाँ पे देखिए दे कजेज एंगुलर डिफॉर्मेशन। मैंने कहा इसके कारण जो शियर स्ट्रेस होती है उसके कारण एंगुलर डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। क्लियर? और ये क्या करता है? ये बॉडी के शेप को चेंज कर देता है। मैंने यहाँ पे लिखा दे चेंजेस शेप ऑफ द बॉडी, कि मतलब शियर स्ट्रेन जो है वो बॉडी के शेप को चेंज कर देता है। ये साइज को चेंज करती थी, ये शेप को चेंज कर देता है। क्लियर? अब
अब हम साइन कन्वेंशन की बात करते हैं कि स्ट्रेस या स्ट्रेन का साइन कन्वेंशन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी स्ट्रेस टेंसर आपको बताया था और मैंने वहाँ पे कहा था आपसे कि 9 कंपोनेंट होते हैं स्ट्रेस टेंसर के अंदर। 3 जो कंपोनेंट हैं वो नॉर्मल कंपोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपने सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा जेड जेड बोला था, ये नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट है। और बाकी जो 6 स्ट्रेस कंपोनेंट थे उन्हें आपने शियर कंपोनेंट बोला था या टेंजेंशियल स्ट्रेस कंपोनेंट बोला था। क्लियर? अब नॉर्मल कंपोनेंट के लिए साइन कन्वेंशन तो आपने को बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर टेंसाइल फोर्स होगा तो पॉजिटिव होगा और अगर कंप्रेसिव फोर्स होगा तो नेगेटिव साइन कन्वेंशन है। क्लियर? अब शियर स्ट्रेस या शियर स्ट्रेन के लिए साइन कन्वेंशन क्या होना चाहिए, हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि साइन कन्वेंशन फॉर शियर स्ट्रेस या स्ट्रेन के लिए। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे ये 2 पॉइंट मैंने लिखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि शियर स्ट्रेस या स्ट्रेन इज पॉजिटिव। कब होगा वो पॉजिटिव? जब पॉजिटिव फेस एंड पॉजिटिव डायरेक्शन, कि शियर स्ट्रेन जो है वो पॉजिटिव फेस पे लग रहा हो और पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा हो तो हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। उसी तरह से मैंने कहा कि नेगेटिव फेस और नेगेटिव डायरेक्शन में अगर शियर स्ट्रेस लग रही है तो उसे भी हम पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक, कैसे बोलते हैं अभी बताता हूँ आपको। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि शियर स्ट्रेस और या स्ट्रेन को हम नेगेटिव कब बोलते हैं? जब पॉजिटिव फेस एंड नेगेटिव डायरेक्शन हो, कि फेस पॉजिटिव हो लेकिन शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन नेगेटिव हो तो हम बोल देंगे कि वो नेगेटिव शियर स्ट्रेस है। क्लियर? उसी तरह से मैंने कहा कि नेगेटिव फेस हो और पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा तो भी हम उसे बोलेंगे कि वो शियर स्ट्रेस नेगेटिव शियर स्ट्रेस है। क्लियर? तो अब देखिए इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि फेस या डायरेक्शन दोनों में से एक भी अगर नेगेटिव हो जाए तो शियर स्ट्रेस नेगेटिव हो जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा मैंने, इफ एनीवन इज नेगेटिव, मतलब डायरेक्शन या फेस में से कोई भी नेगेटिव हो तो शियर स्ट्रेस इज नेगेटिव। क्लियर? अब इसको मैं यहाँ पे ये जो मैंने एक एलिमेंट बनाया है 3 डायमेंशन एलिमेंट, इससे भी आपको बताता हूँ। देखिए मैंने अभी आपको जब स्ट्रेस के बारे में बताया था तब मैंने कहा था कि ये 3 स्ट्रेस इस वाले फेस पे है, 3 स्ट्रेस इस पे है और 3 स्ट्रेस इस वाले फेस पे। ठीक है, एक नॉर्मल और 2 टेंजेंशियल स्ट्रेस कंपोनेंट है। अब ये जो फेस मैंने बोला था ABCD, इसको मैं पॉजिटिव x डायरेक्शन की फेस अगर बोलूँ, ठीक है, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन है, ये सॉरी पॉजिटिव x डायरेक्शन और पॉजिटिव x फेस है ये। ठीक है, तो ये वाली जो फेस है इसे मैं बोल दूंगा नेगेटिव x फेस। ठीक है, और ये वाली जो EFCB ये जो फेस है अपर, इसे अगर मैं बोलता हूँ कि पॉजिटिव y फेस है तो ये जो बॉटम फेस है ये नेगेटिव y फेस हो जाएगी। इसी तरह से EBAG ये अगर पॉजिटिव z फेस है तो इसके अपोजिट FCDO ये नेगेटिव z फेस हो जाएगी। क्लियर? तो मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव फेस पता चल गई और डायरेक्शन तो हम जानते ही हैं कि ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये x की नेगेटिव डायरेक्शन होगी, वो y की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये y की नेगेटिव डायरेक्शन होगी, ये z की पॉजिटिव डायरेक्शन है और अपोजिट डायरेक्शन में z की नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं स्ट्रेस को बताता हूँ। देखिए अगर मैं बोलता हूँ कि ये टाउ yx, ये टाउ yx की का साइन कन्वेंशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो देखिए अब ये y फेस पे लग रहा है, पॉजिटिव y फेस पे, तो एक चीज़ तो पॉजिटिव हो गई और सेकंड जो टर्म लिखा है, सेकंड सबस्क्रिप्ट जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और वो x की पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब यहाँ पे लिखा मैंने टाउ yx, इट इज़ पॉजिटिव बिकॉज इट एक्ट्स ऑन द पॉजिटिव y फेस एंड पॉजिटिव x डायरेक्शन, कि पॉजिटिव y फेस पे लग रहा है और पॉजिटिव x डायरेक्शन में लग रहा है, इसीलिए टाउ yx जो है वो पॉजिटिव है। क्लियर? देखिए यहाँ पे मैंने जितने भी ये कंपोनेंट लिखे हैं 9 कंपोनेंट, उनमें से 6 शियर स्ट्रेस हैं और ये 6 की 6 पॉजिटिव हैं क्योंकि मैंने पॉजिटिव फेसेस पे लगाई हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाई हैं। समझ में आया? अगर मैं इस फेस की बात करूँ EFOG, इस फेस पे अगर कोई शियर स्ट्रेस लग रही है तो नेगेटिव फेस हो गया, और अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लग जाए, पॉजिटिव x डायरेक्शन में लग जाए या पॉजिटिव z डायरेक्शन में लग जाए
तो बोल दूंगा कि वो शियर स्ट्रेस नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर? तो नेगेटिव शियर स्ट्रेस समझ में आया कि कैसे आएगा। मैं एक चीज़ और बताता हूँ, देखिए एक एग्जांपल से और बताता हूँ कि अगर EBAG इस Z प्लेन पे, ये पॉजिटिव Z प्लेन है, इस पे अगर शियर स्ट्रेस, कोई शियर स्ट्रेस अपोजिट डायरेक्शन में लग जाए, मतलब उस डायरेक्शन में हो, लग रही हो, तो क्या होगा, फेस तो पॉजिटिव हो गया लेकिन डायरेक्शन कौन सी हो गई, नेगेटिव Z डायरेक्शन हो गई, तो फिर उस शियर स्ट्रेस को भी मैं नेगेटिव बोलूँगा। समझ में आया? तो नेगेटिव और पॉजिटिव शियर स्ट्रेस किस तरह से हम देखते हैं, उनका साइन कन्वेंशन हम किस तरह से कंसीडर करते हैं, मैंने उसकी बात की। इस 3D एलिमेंट के थ्रू हमने देखा कि शियर स्ट्रेस का साइन कन्वेंशन किस तरह से कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर 2 डायमेंशनल बॉडी हो या 2 डायमेंशनल लोडिंग लग रही हो, तो फिर साइन कन्वेंशन शियर स्ट्रेस के लिए क्या होगा, मैं उसकी बात करता हूँ। उसको मैंने यहाँ पे शो किया। देखिए मैंने आपसे कहा कि अगर शियर स्ट्रेस पॉजिटिव x डायरेक्शन और पॉजिटिव y डायरेक्शन में लग रही हो तो हम उस शियर स्ट्रेस को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और अगर शियर स्ट्रेस नेगेटिव y डायरेक्शन और नेगेटिव x डायरेक्शन में लग रही हो तो भी उसको हम पॉजिटिव शियर स्ट्रेस कंसीडर करते हैं। और अगर शियर स्ट्रेस की एक डायरेक्शन पॉजिटिव और एक डायरेक्शन नेगेटिव हो जाए, जैसे ये पॉजिटिव x डायरेक्शन और नेगेटिव y डायरेक्शन हो जाए, या पॉजिटिव y डायरेक्शन और नेगेटिव x डायरेक्शन हो जाए, तो उस शियर स्ट्रेस को हम नेगेटिव शियर स्ट्रेस कंसीडर करते हैं। समझ में आया? और उसी तरह से स्ट्रेन को कंसीडर किया जाता है। क्लियर? अभी मैंने आपसे कहा कि शियर स्ट्रेस के कारण किसी भी बॉडी का शेप डिफॉर्म हो जाता है। तो अब एंगुलर डिफॉर्मेशन क्या होता है, मैं उसको आपको बताता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक 2 डायमेंशनल बॉडी कंसीडर की और उस पर शियर स्ट्रेस को अप्लाई किया। ये जो शियर स्ट्रेस है ये x डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, और ये जो शियर स्ट्रेस है ये पॉजिटिव y डायरेक्शन में। तो फिर इन दोनों के इफेक्ट के कारण, मतलब जब इन दोनों को आप अप्लाई करोगे तो कुछ बॉडी का शेप इस फॉर्म में डिफॉर्म हो जाएगा। मतलब जो ब्लैक डॉट से मैंने शो किया है वो इस 2 डायमेंशनल बॉडी का डिफॉर्म शेप है। क्लियर? ये वाली जो एज है ये 5/2 डिफॉर्म हुई और ये वाली एज भी 5/2 डिफॉर्म हो गई। मतलब इस बॉडी का XY प्लेन में टोटल एंगुलर डिफॉर्मेशन जो है वो किसके बराबर होगा, वो 5/2 + 5/2 मतलब 5 के बराबर होगा। क्लियर? अब अगर मुझे 3 डायमेंशन में मुझे अगर स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करना है तो फिर कैसे करते हैं, मैं उसकी बात करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि स्ट्रेन मैट्रिक्स फॉर 3 डायमेंशनल एलिमेंट या 3 डायमेंशनल केस के लिए मैं बताता हूँ। तो जिस तरह से 9 स्ट्रेस एलिमेंट होते थे, स्ट्रेस कंपोनेंट होते थे, उसी तरह से मैंने कहा कि किसी भी 3 डायमेंशनल एलिमेंट में 9 कंपोनेंट होंगे स्ट्रेन के भी। क्लियर? अब वो कंपोनेंट कौन से होंगे मैंने उसको यहाँ पे शो किया। मतलब ये जो लिखा है, ये जो बना, ये क्या है, ये स्ट्रेन मैट्रिक्स है। जैसे मैंने स्ट्रेस टेंसर बताया था उसी तरह से ये स्ट्रेन टेंसर है। क्लियर? अब जैसे वहाँ पे 3 नॉर्मल स्ट्रेस थी और 6 शियर स्ट्रेस थी, उसी तरह से इस स्ट्रेन टेंसर के अंदर ये जो 3 कंपोनेंट लिखे हैं इस डायगोनल में, ये लीनियर स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? और बाकी जो 6 कंपोनेंट हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो शियर स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एंगुलर डिफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब आगे चलते हैं और इस स्ट्रेन टेंसर के बेसिस पे कुछ ऑब्जर्वेशन आपको बताता हूँ। तो देखिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की बात करता हूँ कि टोटल शियर स्ट्रेन इन XY प्लेन इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, इन दोनों के समीशन के बराबर होगा। ठीक है? मतलब 5xy/2 प्लस 5yx/2, मतलब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको XY प्लेन में जो टोटल एंगुलर डिफॉर्मेशन है वो पता चलेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा। और सिमिलरली अगर मुझे YZ या XZ प्लेन में चाहिए, XZ प्लेन में चाहिए तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, और अगर YZ प्लेन में चाहिए तो इन दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड कर दीजिए, तो आपको उन प्लेन्स पे टोटल एंगुलर डिफॉर्मेशन पता चल जाएगा। क्लियर? अब
एक सेकेंड पॉइंट की बात और करते हैं। मैंने कहा कि इन प्योर बेंडिंग ओनली नॉर्मल स्ट्रेसेस आर प्रेजेंट, देयरफॉर स्ट्रेन मैट्रिक्स विल बी, किस तरह की दिखेगी स्ट्रेन मैट्रिक्स? जब नॉर्मल स्ट्रेस इंड्यूस हो रही है तो शेयर स्ट्रेन इंड्यूस नहीं होगी, मतलब एंगुलर डिफॉर्मेशन ज़ीरो होगा। और जब एंगुलर डिफॉर्मेशन ज़ीरो होगा तो फिर जो स्ट्रेन मैट्रिक्स होगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा, मतलब हमें जो स्ट्रेन मिलेंगी वो सिर्फ लीनियर स्ट्रेन मिलेंगी, तो फिर मैट्रिक्स कुछ इस तरह का दिखेगा। क्लियर? अब इसी तरह से मैंने कहा कि अगर एक्सियल लोडिंग लग रही है, ठीक है, किसी एक 3 डायमेंशन बॉडी पे अगर आपने एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया तो क्या होगा? तो देखिए मैंने लिखा इफ़ लोडिंग इज़ ओनली इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, कि अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में सिर्फ आपने फोर्स अप्लाई किया है तो उस फोर्स के कारण इस डायरेक्शन में इलॉन्गेशन हो जाएगा, और उस इलॉन्गेशन या लीनियर स्ट्रेन को मैंने बोला कि एप्सिलॉन dx। और ये कैलकुलेट कैसे करोगे? स्ट्रेस बाय ई, तो P बाय ए स्ट्रेस हो गया, E से डिवाइड कर दीजिए तो आपको स्ट्रेन इन x डायरेक्शन मिल जाएगी। क्लियर? जब आपको स्ट्रेन x डायरेक्शन में मिल गई तो फिर दो दूसरी डायरेक्शंस, मतलब लेटरल डायरेक्शंस y डायरेक्शन और z डायरेक्शन, इन दोनों में अगर स्ट्रेन कैलकुलेट करना है तो मुझे पता है कि बाय यूजिंग पॉइसन रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने लिखा कि एप्सिलॉन dy इज इक्वल टू म्यू, मतलब पॉइसन रेशियो, इनटू एप्सिलॉन dx, और उसी तरह से मैंने कहा कि एप्सिलॉन dz चाहिए तो आप म्यू इनटू एप्सिलॉन dx कर दीजिए तो आपको z डायरेक्शन में भी स्ट्रेन मिल जाएगी। सीधी सी बात ये है कि अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में फोर्स लगा है तो स्ट्रेन मैट्रिक्स जो बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। क्लियर? अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे आपको एंगुलर डिफॉर्मेशन और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, फॉर एन इलास्टिक एलिमेंट स्ट्रेन टेंसर इज शोन बिलो, ये स्ट्रेन टेंसर गिवन है। इफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसे आप शेयर मॉडुलस भी बोलते हैं, C is equal to 100 gigapascal, then calculate the shear stress acting in XY plane। आपको स्ट्रेन टेंसर गिवन है और shear stress की वैल्यू XY प्लेन पे पूछी है, ठीक है। तो अब हम इस स्ट्रेन टेंसर के थ्रू ये जानते हैं कि हमें कौन सी वैल्यू चूज़ करनी है। तो देखिए, मुझे XY प्लेन पे स्ट्रेस पूछी है तो हमें XY प्लेन पे स्ट्रेन कैलकुलेट कर लें, मतलब एंगुलर डिफॉर्मेशन कैलकुलेट कर लें। तो देखिए, स्ट्रेन टेंसर ये याद रखिएगा, इस स्ट्रेन टेंसर से मुझे पता है कि हमें कौन सी वैल्यू चूज़ करनी है, क्योंकि मुझे XY प्लेन पे एंगुलर डिफॉर्मेशन चाहिए, मतलब मैं 5xy/2 इस वैल्यू को चूज़ करता हूँ। तो मुझे इसको देख के पता चल गया कि 5xy/2 इज इक्वल टू कितना है? 0.004। ठीक, दोनों को इक्वेट किया तो 5xy की जो वैल्यू आई वो आ गई 0.008। क्लियर? अब जब स्ट्रेन मुझे पता चल गई और मुझे स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है तो हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू होता है शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन। तो देखिए, शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा C इंटू शेयर स्ट्रेन। ठीक है, इसमें मैंने वैल्यूज़ को पुट कर दिया और जब वैल्यूज़ पुट की तो आपके पास में जो आंसर आया शेयर स्ट्रेन का वो आ गया 800 मेगापास्कल। ठीक, उस गीगापास्कल को कन्वर्ट कर लीजिएगा, मेगापास्कल में आ गया। क्लियर? तो शेयर स्ट्रेन किस तरह से कैलकुलेट की जाती है स्ट्रेन टेंसर से, उसकी बात की मैंने। कई बार गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस में आपको लोडिंग जो है वो डिफरेंशियल फॉर्म में गिवन होती है और आपसे स्ट्रेन पूछी जाती है या स्ट्रेस पूछी जाती है। तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं मैं उसकी बात करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ स्ट्रेन, कि डिफरेंशियल फॉर्म में हम स्ट्रेन के फॉर्मूले किस तरह से पढ़ते हैं उसको बताता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक 3 डायमेंशन बॉडी बनाई और इस 3 डायमेंशन बॉडी में एक पॉइंट P कंसीडर किया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z। मैंने यहाँ पे लिखा पॉइंट P हैज़ कोऑर्डिनेट्स x, y, z। कब? इन केस ऑफ इनिशियल लोड, इनिशियल कंडीशन का मतलब है कि अनलोडिंग स्टेज में विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, कि इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x, y, z है। क्लियर? अब इस पे आप जब लोड लगाते हैं तो फिर क्या होगा? तो देखिए, मैंने कहा आफ्टर लोडिंग पॉइंट P मूव्स बाय UVW, कि वो पॉइंट P जो है वो UVW डिस्टेंस से मूव कर जाता है। ठीक है, अब किस डायरेक्शन मूव करता है? वो x, y, z डायरेक्शन में मूव करता है और x डायरेक्शन में u मूव करता है, y डायरेक्शन में v और z डायरेक्शन में w मूव करता है। ठीक है,
Then normal strain and shear strain at point P are given as follows. तो अब नॉर्मल स्ट्रेन और shear strain हम इन फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? अब ये फॉर्मूले से हम कैसे याद रखोगे वो आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 3 नॉर्मल स्ट्रेन कंपोनेंट है, जिसे आपने बोला एप्सिलॉन XX, एप्सिलॉन YY और एप्सिलॉन ZZ। ये हमेशा याद रखिएगा कि U के करस्पॉन्डिंग जो मतलब U जो है वो X के करस्पॉन्डिंग है डिस्प्लेसमेंट, जो V है वो Y के करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट है, और W जो है वो Z के करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट है। तो हमेशा याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन XX चाहिए मतलब डेल U बाय डेल X, एप्सिलॉन YY चाहिए तो डेल V अपॉन डेल Y, और इसी तरह से एप्सिलॉन ZZ चाहिए मतलब डेल W अपॉन डेल Z। ये याद रखिएगा। क्लियर? अब अगर मुझे shear strain चाहिए किसी प्लेन पे, तो shear strain को याद रखने के लिए मैंने कहा कि टाउ XY, ये जो XY ये प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? अब कैसे याद रखोगे कि XY है तो यहाँ पे डेल X और डेल Y लिख लो, और जो डेल Y लिखा है इसके अपोजिट यहाँ लिख दीजिए और इसके अपोजिट वहाँ लिख दीजिए। ठीक है? जैसे Y के करस्पॉन्डिंग मैंने क्या बोला, V होता है तो V यहाँ लिख दीजिए, और X करस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो U है तो उसको U वहाँ लिख दीजिए। देखिए एक बार और कि फाई XZ है तो इधर डेल X और डेल Z लिख दीजिए। अब Z के करस्पॉन्डिंग W है तो यहाँ लिख दीजिए, और X करस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट है U उसको यहाँ लिख दीजिए। तो इस तरह से याद रखिएगा। सिमिलरली YZ प्लेन में लिखना है तो YZ प्लेन में लिख लीजिए। मतलब नॉर्मल स्ट्रेन या shear strain अगर आपको चाहिए इन केस ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म या डिफरेंशियल फॉर्म में, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। क्लियर? अब इसको एक न्यूमेरिकल से और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए इन ए प्लेन स्ट्रेन सिचुएशन इन XY प्लेन, the displacement at a point due to loading are given as follows। यहाँ पे U और V जो डिस्प्लेसमेंट हैं वो इस तरह से इस फॉर्म में दे रखे। क्लियर? अब आपसे पूछा है क्या, what will be the shear strain in XY plane। हमसे shear strain की वैल्यू पूछी है XY प्लेन में। क्लियर? अब ये प्लेन स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? ये प्लेन स्ट्रेन सिचुएशन का मतलब है कि Z डायरेक्शन में, जो Z डायरेक्शन में स्ट्रेन होगी वो 0 होगी। क्लियर? अब मुझे क्या पूछा है, स्ट्रेन shear strain इन XY प्लेन। तो shear strain पूछी है मतलब फाई पूछी है, और किस प्लेन में पूछी है, XY, तो ये फॉर्मूला हो गया। मतलब फाई XY इज इक्वल टू होगा डी डेल V अपॉन डेल X प्लस डेल U अपॉन डेल Y। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। अब V को X के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए और U को Y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो फिर आपने जब डिफरेंशिएट किया तो ये वैल्यूज आ गई। मतलब फाई XY इज इक्वल टू हो गया 5 × 10⁻⁻⁶ यूनिट। जिस भी यूनिट में गिवन होंगी वो लिख देंगे। क्लियर? तो डिफरेंशियल फॉर्म में अगर लोडिंग गिवन हो और आपको स्ट्रेन कैलकुलेट करना हो तो हम इन फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर? अब सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के नेक्स्ट वीडियो में मतलब पार्ट 2 में हम हुक्स लॉ को डिटेल में समझेंगे और इलास्टिक कांस्टेंट्स क्या होते हैं उनको समझेंगे। थैंक यू।